इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 6 दिन से देश के 10 राज्यों में तबाही का लॉकडाउन लगा हुआ है। पिछले 72 घंटों में देश के अलग अलग राज्यों में 76 लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 39 जगह लैंडस्लाइड की घटना हुई है। हिमाचल की 1328 सड़कें बंद हो चुकी हैं। आधे हिमाचल में ब्लैकआउट है। हरियाणा के 600 गांव पानी में डूब चुके हैं। 7 नेशनल हाईवे ब्लॉक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 14 जुलाई तक भीषण बारिश की संभावना है। दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान को पार कर गया है। देश के 24 राज्यों में अगले 24 घंटों में तेज बारिश की आशंका है। यानी खतरा अभी टला नहीं है, खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। अब लोग कह रहे हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा, कब तक फ्लैश फ्लड और तेज बारिश की वजह से लोग हाउस अरेस्ट रहेंगे, कब तक ऐसे ही मूसलाधार बारिश होती रहेगी। इतनी तेज बारिश हो रही है, एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह क्या है? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको एक साइंटिफिक पड़ताल की मदद से देते हैं। केदारनाथ जैसी त्रासदी का अंदेशा, क्या इस बार कुछ नहीं बचेगा? एक ऐसा संकट जो सबको ले डूबेगा, क्या कोई कुछ नहीं कर पाएगा? यह सिर्फ ट्रेलर है। कुदरत की डेडली पिक्चर अभी बाकी है। सोशल मीडिया पर वायरल इस डरावने वीडियो में क्या संकेत छिपे हैं? ऐसा लग रहा है मानो ये बादल फटने ही वाला है। काले घने बादलों के इस फॉर्मेशन को शेल्फ क्लाउड कहते हैं, जिसे डूम्स डे के नाम से भी जाना जाता है। डूम्स डे यानी द लास्ट डे ऑफ वर्ल्ड्स एग्जिस्टेंस। हिंदी में मतलब हुआ दुनिया के अस्तित्व का आखिरी दिन। तो क्या प्रलय का काउंटडाउन सच में शुरू हो गया है? क्या एक बहुत बड़ी त्रासदी दस्तक देने वाली है? क्या नेचर को टॉर्चर करने का खामियाजा अब पूरी दुनिया भुगतने वाली है? हिंदुस्तान डेंजर जोन में है। अगले कुछ घंटे भी डराने वाले हैं। फ्लैश फ्लड का खतरा अभी टला नहीं। बड़ी तबाही आने के संकेत हैं। तो क्या केदारनाथ जैसी त्रासदी एक बार फिर होगी? क्या 10 साल पहले जो उत्तराखंड में हुआ 2023 में एक बार फिर वही रिपीट होगा? अगर हां, तो ऐसा क्यों होगा? खतरे का अलार्म बज गया है। देश के 10 राज्यों को डुबाने वाली वजह क्या है? लोग सवाल पूछ रहे हैं, इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है? लोग यह जानना चाहते हैं कि भारत सहित पूरी दुनिया में नॉनस्टॉप मूसलाधार बारिश की वजह क्या है? जवाब चौंकाने वाला है। बात सिर्फ बेरहम फ्लैश फ्लड की नहीं है। बात दो मौसम के डेडली मिलन से आए फ्लैश फ्लड वाले सितम की है, और ये एक डेंजरस ट्रेंड है। चलिए पहले आपको यह बताते हैं कि पूरी दुनिया में भारी बारिश की वजह क्या है, यह ट्रेंड कहां-कहां देखने को मिला है और यह कब से शुरू हुआ है। 1950 के बाद से जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता गया, मूसलाधार बारिश पूरी दुनिया में कॉमन हो गई। एक रिसर्च के लिए 1964 से लेकर 2013 तक का जो डेटा कलेक्ट किया गया, उससे पता चला कि 2004 से 2013 के बीच उम्मीद से 7% ज्यादा बारिश दर्ज की गई, और इस पीरियड में सबसे ज्यादा यानी 8.5% से ज्यादा बारिश नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में रिकॉर्ड की गई।
भारत सहित पूरी दुनिया में इतनी तेज बारिश की वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का रूट कॉज क्या है? डिटेल्स आगे देंगे। पहले ये देखिए कि भारत के 10 राज्यों में मूसलाधार बारिश और उसके बाद फ्लैश फ्लड क्यों आया। इसके पीछे का साइंस क्या है? दिल्ली में बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिया? हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 10 गुना ज्यादा बारिश क्यों हुई? पंजाब, हरियाणा सहित 7 राज्यों में ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब है यूनियन ऑफ टू वेदर सिस्टम्स। अब आप सोचेंगे कि ये टू वेदर सिस्टम्स क्या है? 2 दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में 2 मौसम प्रणालियां सक्रिय हो रखी हैं। इनमें एक है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और दूसरी है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मॉनसूनी हवाएं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो हवाएं हैं जो अरब सागर से अपने साथ नमी लाकर भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में बारिश कराती हैं। रविवार को हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मॉनसूनी हवाओं का मिलन हुआ। चूंकि दोनों ही हवाओं में नमी थी, इसी वजह से उत्तर भारत में जमकर बारिश शुरू हुई। पहाड़ी इलाकों में जब टू वेदर सिस्टम्स मिलते हैं तो तेज हवाएं पहाड़ियों से टकराकर ऊपर की ओर उठती हैं और इसी वजह से उन इलाकों में तेज बारिश होती है। 10 साल पहले 2013 में टू वेदर सिस्टम्स उत्तराखंड में आपस में मिले थे। इसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी अरब सागर की ओर से आने वाली हवाओं ने बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं की नमी उत्तर भारत की ओर खींच ली थी। तब इसका 2 तरह से असर भारत में देखने को मिला था। आमतौर पर मॉनसून जून के अंत और जुलाई के पहले सप्ताह में देश में पहुंचता है, लेकिन 2013 में 16 जून को ही मॉनसून पूरे देश में पहुंच गया। टू वेदर सिस्टम्स के मिलने से ही केदारनाथ में बादल फटने की घटना हुई थी और उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ आई थी। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा 10 साल पहले केदारनाथ में हुआ था। उदाहरण के तौर पर मंडी के महादेव मंदिर की 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब फ्लैश फ्लड ने चारों ओर से भयंकर तबाही मचाई और दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब पानी कम होने के बाद मंदिर के भीतर जिधर देखो उधर बर्बादी के ही निशान दिख रहे हैं। ब्यास नदी की तस्वीर दिखाता हूं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये ब्यास नदी है। यहीं से सारा पानी जो है वो मंदिर के प्रांगण में घुसा। तस्वीर देख सकते हैं, अभी भी काफी तेजी से है और इतना पानी का आवेग इतना तेज था कि जो लोहे की ग्रिल थी, आप ये देख सकते हैं तस्वीर की, लोहे की ग्रिल जो थी वो पानी के तेज बहाव में पूरी तरह से टूट गई है। यहाँ पर काफी गहरा, यहाँ तक पानी जो था, ये ऊपर जो आप छत देख रहे हैं, यहाँ तक मंदिर के प्रांगण में जो पानी था ब्यास का वो टच कर रहा था। मंदिर को भी थोड़ी क्षति जरूर पहुंची है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आपकी दरारें जो है वो यहाँ पर आई हैं, क्योंकि बहाव काफी ज्यादा था, लिहाजा दरारें यहाँ पर जरूर आई हैं। और अगर मैं अब आपको मंदिर के अंदर की तस्वीर दिखाता हूँ, ये दरवाजा जो है वो टूट चुका है मंदिर का। ये दरवाजा था जो टूट चुका है क्योंकि जो बहाव था वो काफी तेज था। अब मैं आपको मंदिर के अंदर जो ये गर्भगृह है मंदिर का, ये अंदर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप सामने आपको नंदी कि ये जो है उसके ऊपर भी परत रेत की चढ़ी हुई है। काफी ज्यादा रेत इस समय मंदिर के अंदर जो है वो बनी हुई है। आप ये देख सकते हैं, ये नंदी यहाँ पर विराजमान है। ये नंदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सामने नंदी के सींग भी आपको नजर आएंगे और ये बिल्कुल सामने गर्भगृह है। अगर मैं वहां पर लेकर चलूं आपको तो ये आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी उस वक्त यहाँ पर पहुंचा था। ये गर्भगृह है और ये आप देखिए मंदिर को अंदर कोई नुकसान क्यों है वो किसी तरह का नहीं हुआ है। ये गर्भगृह के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। ये गर्भगृह है, ताला लगा हुआ है यहाँ पर और अंदर आप देख सकते हैं कि गाद जो है, सामने त्रिशूल भी आपको नजर आएगा, महादेव का त्रिशूल सामने आपको नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं आप कि काफी ज्यादा रेत की परत जो है वो इस वक्त यहाँ पे नजर आएगी। और ये नंदी, और ये सबसे बड़ी बात है कि नंदी जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई अवस्था में है, यहाँ पर बैठे हुए नहीं है। और बावजूद इसके आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा रेत यहाँ पर ब्यास नदी से जो आई है वो यहाँ पर पहुंची है। ये भी मंदिर के अंदर पूरी तरह से गाद जो है वो भर चुकी है। यहाँ पर भी आपको बाहर 2 मूर्तियां जो है वे शेर की आपको यहाँ पे मूर्ति नजर आएगी। और उसके अलावा मंदिर को कोई क्षति यहाँ पर जो है वो ज्यादा नहीं पहुंची है। टाइलें जो है वो नीचे लगी हुई थी वो जरूर उखड़ गई हैं, लेकिन मंदिर जस का तस यहाँ पर खड़ा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। और ये केदारनाथ की याद ताजा होती यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि केदारनाथ जैसा ही दृश्य यहाँ पर था। जैसे केदारनाथ पे पीछे से नदी आई, ठीक ऐसे ही सामने से ब्यास नदी आई
और पूरी तरह से मंदिर की छत तक आप देखिए यहाँ पर तस्वीर, तो वो ऊपर तक पानी था जिस दिन बाढ़ आई यहाँ पर। और सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी उस वक्त यहाँ पर रहा होगा, और वहां तक पानी पहुंच चुका था। और जो सामने अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो वहां से आपको बिल्कुल स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं वो सीढ़ियां जो ऊपर जा रही हैं वो सारे के सारे जो है पानी की वजह से, जो बहाव की जो पेड़ पौधे जो भी सामान बह कर आया था वो वहां पर अटका पड़ा है। ये तमाम जो तस्वीर वो पुल के ऊपर भी आप देख सकते हैं, और ये साथ ही इसके पुल है, पुल भी पूरी तरह से बह गया। ये तस्वीर देखिए, ये पुल की तस्वीर है, ये पुल पूरी तरह से बह गया। और ये आप तस्वीर देखिए, ये पुल है, ये पुल पूरी तरह से बह गया है। जब यहाँ पर बाढ़ आई उसके बाद पुल तो पूरी तरह से बह गया, लेकिन मंदिर जो है वो वैसे का वैसे ही यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित जो है वो खड़ा हुआ है। तो बीते कुछ दिनों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं, और अभी ये खतरा टला नहीं है, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में ये जो 24 घंटे हैं ये और भी ज्यादा अहम होने वाले हैं। बारिश हो सकती है, तेज बारिश हो सकती है, और ये तेज बारिश एक बार फिर से तबाही लेकर आ सकती है, एक बार फिर से लोगों को डरा सकती है। जगह जगह नदियों में उफान आ चुका है, जल जमाव हो रहा है, सड़कें पानी में तब्दील हो चुकी हैं, पहाड़ी इलाकों में दरकते पहाड़ लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही हैं। शासन प्रशासन की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं इस आपदा के बीच में उन तक मदद मुहैया करवाई जाए। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंडी जिले की तस्वीरें, जहां पानी का ये तेज बहाव डराने के लिए काफी है। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से आज मौसम साफ होने के बाद हेलीकॉप्टर से जायजा भी लिया गया उन तमाम इलाकों का जहां पानी ने तबाही मचाई। अब सवाल यह है कि भारी बारिश कराने वाले दो वेदर सिस्टम आपस में क्यों और कैसे मिलते हैं। इसका जवाब यह है कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ेगी, दो वेदर सिस्टम के मिलने की घटना और ज्यादा बढ़ेंगी, और इसकी वजह से होने वाली बारिश की तीव्रता भी पहले से कहीं ज्यादा तेज होगी। अब इसके पीछे के साइंस को भी समझिए। भारत में हैवी रेनफॉल में 2012 के बाद से 85% का इजाफा हुआ है। सरल भाषा में कहें तो हमारा वातावरण जितना गर्म रहेगा उतना ही ज्यादा मॉइस्चर उसमें होगा। ऐसे समझिए कि हमारा वातावरण एक स्पॉन्ज की तरह है जो पानी को सोखते रहता है, और जब पानी को और सोखने की गुंजाइश नहीं रहती तो बारिश के रूप में वो सारा पानी धरती पर वापस आ जाता है। इसीलिए जब कम समय में तापमान तेजी से बढ़ता है तो वातावरण में मॉइस्चर भी उतनी ही तेजी से इंक्रीज होता है, और जब वातावरण की मॉइस्चर को सोखने की क्षमता खत्म हो जाती है तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होती है। शहरों में इसी से फ्लैश फ्लड आता है, और ऐसे फ्लैश फ्लड्स के लिए धरती का बढ़ता तापमान एक बड़ी वजह है। एक स्टडी के मुताबिक तापमान 1 डिग्री बढ़ने पर पर्यावरण में 7% मॉइस्चर बढ़ जाता है, लेकिन यह तापमान गर्मी से बढ़ने वाले तापमान से अलग है। यह तापमान ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, जिससे मौसम में अनियमितता देखने को मिल रही है। भारत के 75% जिले ऐसे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सट्रीम हॉटस्पॉट बन गए हैं, यानी उनमें सामान्य से ज्यादा तापमान रहने लगा है। इनमें से 60% से ज्यादा जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है। इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश भी हो रही है। ये ट्रेंड अभी रुकेगा नहीं, आने वाले दिनों में और परेशानी खड़ी करने वाला है। एक स्टडी के मुताबिक हर 10 में से 8 भारतीयों को आने वाले दिनों में एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स जैसे बाढ़, सूखा या तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। बहती है ये नदी, और इस कॉलोनी के बीच अब कोई भी अंतर नहीं है। चारों तरफ उफान बेहद तेज है, और अब इसका लेवल डेंजर मार्क से ऊपर है, और इसीलिए जो माजरा जैसी और कॉलोनीज हैं वहां पर पानी भर गया है। ये आश्रम है जो कि इससे सटा हुआ था, यहाँ पर बांध था, तेज बहाव की वजह से ये बांध टूट गया, और आश्रम के अंदर अब ये फुटबॉल ग्राउंड जो पूरा का पूरा पानी में तब्दील हो गया। छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग जो लोग यहाँ पर रहते हैं बेहद मुश्किल हालात में हैं। घरों के अंदर हाउस अरेस्ट हो गए हैं, निकलने का कोई और इनके पास जरिया नहीं है। जो वाटर लेवल है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पर एक और व्यक्ति हैं जिनका घर इस समय पानी में डूब चुका है। क्या नाम है आपका? सर मोनू कुमार नाम है मेरा। मोनू, क्या बचा घर में? सब पानी हो गया, तबाही होगी, नाज भी सारा बेकार हो गया, मजदूर आदमी खाएगा क्या? एक तरफ नदी उफान पर है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को दिक्कत इस बात की है कि घरों के अंदर हाउस अरेस्ट हो गए हैं, घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे 3 फीट का पानी उनके घर के ठीक बाहर और अंदर है।
मूसलाधार बारिश के बढ़ते खतरे और उसके बाद की संभावित तबाही से पूरा सिस्टम वाकिफ था, तो फिर कोई अंदाजा क्यों नहीं लगा पाया? क्या कोई चूक हुई या फिर ये शुद्ध रूप से नेचर का कहर था? एक्सपर्ट्स को अंदाजा तो था कि एक्सट्रीम रेनफॉल होगा, मगर वो कितना होगा, कितनी मात्रा में बारिश होगी, ये कोई नहीं पकड़ पाया। आईएमडी के मुताबिक मौसम का 100% सटीक पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। भारी बारिश में आमतौर पर औसतन 78% आकलन ही सही होता है। 3 घंटे पहले तक 86%, एक दिन पहले 88% और 5 दिन बाद का आकलन 60% तक सच होता है। लेकिन मौजूदा व्यवस्था में 100% आइडिया लगाना नामुमकिन है। और इसी का नतीजा है कि 6 दिनों की लगातार बारिश ने भारत के कई राज्यों में तबाही मचाई है। पिछले 72 घंटों में देश के अलग अलग राज्यों में 76 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान को पार कर गया है। अगले 24 घंटे अलार्मिंग है, खतरा अभी टला नहीं है। ये आप रोड देख रहे हैं, ये कुछ रोड इस तरह से हुआ करती थी। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये रोड कुछ ऐसे थी, लेकिन अब आप देखिए ये पार्वती और ब्यास नदी का यहाँ पर संगम होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तबाही इतनी जबरदस्त थी कि पूरी की पूरी रोड जो थी, ये आप रोड देखें, पूरी की पूरी रोड जो थी ये रोड बह गई है और यहाँ पे आकर ये रोड बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये आप तस्वीर देखें, इसके आगे कि पूरा का पूरा रोड का हिस्सा जो है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो पानी में बह गया है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पूरी की बिल्डिंग जो है इस समय हवा में लटक रही है। ये देख सकते हैं आपकी पिलर जो है वो हवा में लटक रहा है और नदी उसके नीचे से बह रही है और इसके अंदर जो सारा सामान था वो नदी अपने साथ बहा कर ले गई। और इसके आगे भी मार्केट हुआ करती थी जिसका पिलर आपको वो सामने नदी में डूबा हुआ नजर आएगा। ये आप सामने जो पिलर देख रहे हैं ये यहाँ तक मार्केट हुआ करती थी और आप यकीन मान सकते हैं कि अब ये हालत कहाँ तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में आज एक ऐसी मीटिंग हुई जिसकी चर्चा बहुत है। मोदी और मुस्लिम वर्ल्ड को करीब लाने का काम शोर शराबे से नहीं हो रहा, ये काम चुपके से हो रहा है, बहुत तरीके से हो रहा है। इस मिशन के मेन आर्किटेक्ट हैं अजीत डोवल। नरेंद्र मोदी अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को जब भी कोई काम सौंपते हैं तो अजीत डोवल उसे कंप्लीट करते हैं। डोवल ने मोदी के टास्क पर काम शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में डोवल मुसलमानों को समझाएंगे, मुसलमानों को सही बात बताएंगे, ताकि अगर कोई मुसलमानों को भड़काए तो मुसलमान बहकावे में ना आए। मोदी ने डोवल को ये मिशन इस वक्त क्यों सौंपा, इसके पीछे का गणित, स्ट्रैटेजी और पॉलिटिक्स सब कुछ इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अजित डोवल को एक वेरी स्पेशल टास्क मिला है। नरेंद्र मोदी ने डोवल को 24 का एक टारगेट दिया है। अब की बार वाया मक्का, क्या डोवल करेंगे मुसलमान वोट पक्का? मदनी ने यूसीसी पर तैयार किया एक नया पर्चा। मुसलमान मिलाओ मोर्चा बेंगलुरु में मिलेगा तो क्या होगी चर्चा? मोदी के दुश्मन मेल मुलाकात बढ़ाने लगे हैं क्योंकि चुनाव करीब आने लगे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी बेस्ट टीम मैदान में उतार दी है। क्या अजित डोवल 24 का गेम पलटने वाले हैं? क्या डोवल मोदी और मुसलमानों के बीच ब्रिज बन जाएंगे? अजित डोवल जिनसे मिल रहे हैं, क्या हिंदुस्तानी मुसलमान उनकी बात सुनते हैं? सब कुछ तफसील से बताएंगे, मगर उससे पहले एक रीसेंट सर्वे के नंबर देख लीजिए। 67% मुस्लिम महिलाएं यूसीसी के सपोर्ट में हैं। 76% मुस्लिम महिलाओं को लगता है कि मुस्लिम मर्दों को 4 बीवियां रखने का हक नहीं होना चाहिए। 82% मुस्लिम महिलाएं चाहती हैं कि संपत्ति और उत्तराधिकार में औरतों को भी उतना हक मिलना चाहिए जितना मर्दों को मिलता है। यूसीसी पर आए सबसे ताजा सर्वे का रिजल्ट आउट हो चुका है। मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी के आगे टिक मार्क लगाकर इसे पास कर दिया है। पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाओं के बीच यूसीसी का सपोर्ट लेवल और ज्यादा है। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर चुकी,
68% ग्रेजुएट मुस्लिम महिलाएं यूसीसी के सपोर्ट में हैं। 79% ग्रेजुएट मुस्लिम महिलाएं चाहती हैं कि शौहर 4 निकाह न करे और 86% ग्रेजुएट मुस्लिम महिलाएं बराबरी के हक का सपोर्ट करती हैं। यूसीसी टेस्ट में नरेंद्र मोदी डिस्टिंक्शन नंबर से पास हो रहे हैं, मगर यूसीसी पर मोदी को फेल करने की मंशा रखने वाले भी कम नहीं हैं। महमूद मदनी, अरशद मदनी, असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, अखिलेश यादव, लालू यादव, राहुल गांधी, के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, नरेंद्र मोदी के विरोधियों ने यूसीसी के मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया है। सब लोगों को एक लकड़ी से हाँकना सही नहीं है और हमारे प्राइम मिनिस्टर लोगों को गलत बयानी से काम ले रहे हैं। एक मुल्क के अंदर 2 कानून कैसे हो सकते? आज तक आईपीसी, इंडियन पीनल कोड नागालैंड के अंदर नाफिज नहीं हो सका, आज तक नहीं नाफिज हो सका। आपको अगर मणिपुर के अंदर जाना है तो परमिशन लेकर जाना पड़ेगा। आज भी आप मणिपुर में, मेघालय में, आसाम में ज़मीन खरीद नहीं सकते। तो एक कानून कहाँ है? मोदी और मुसलमानों के बीच दोस्ती में दरार डालने के लिए प्रधानमंत्री के सियासी दुश्मन मुस्लिम मोहल्लों में घूम रहे हैं। मुसलमानों को भड़काने का काम चल रहा है। ओवैसी मजलिस की लेट नाइट मीटिंग्स में यूसीसी पर जहर उगलने लगे हैं। भारत के प्रधानमंत्री, ये देश एक है और एक रहेगा, मगर इस देश में बसने वाले 130 करोड़ जनता हजारों तहजीबें, हजारों मजहब को मानने वाली। मोदी और मुसलमान सब्जेक्ट पर मौसमी और रस्मी पॉलिटिक्स चल रही है। मोदी विरोधियों का एक ही किस्सा, मुस्लिम वोट में मेरा भी हिस्सा। हाथ मिलाओ मोर्चा असल में मुसलमान मिलाओ मोर्चा बनकर रह गया है। जिनको मुस्लिम वोट चाहिए वो फिर से बेंगलुरु में इकट्ठा होने वाले हैं। इस बीच हिंदुस्तानी मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने भी रिंग में अपना हैट फेंक दिया है। जमीयत वाले महमूद मदनी ने कैसा पर्चा तैयार किया है और अब वो क्या करने वाले हैं, ये आगे बताते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए कि मोदी सरकार के सबसे बड़े ट्रबल शूटर मैदान में आ चुके हैं। डोवल ने मोदी और मुसलमानों के बीच ब्रिज बनाने का बीड़ा उठाया है। दिल्ली में डोवल ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के चीफ मोहम्मद अल ईसा के साथ स्टेज शेयर किया। इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर से डोवल ने हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों को डायरेक्ट मैसेज दिया। Islam arrived in India in the 7th century during the life of Prophet Muhammad, peace be upon him, and gradually found a new home in this subcontinent. The deep spiritual content of Hinduism and Islam brought the people together and helped in bringing about a social and intellectual understanding of each other. The Holy Quran emphasizes the importance of unity and understanding among people from diverse backgrounds. The edifice of modern India is built on the principle of equal rights, equal opportunities, and equal responsibilities for all its citizens. The equality is guaranteed by our Constitution and law. This is also a part of our thinking. डोवल को सुनने के लिए ऑडियंस में इस्लाम के जानकार बैठे थे और उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे थे सऊदी अरब के पूर्व मंत्री, इस्लाम के जानकार और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा। मुस्लिम वर्ल्ड लीग सऊदी अरब का संगठन है और ये कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाता है। अजित डोवल इस्लामिक वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी की खिड़की है। मिडिल ईस्ट में मोदी का सारा काम डोवल ही संभालते हैं। मुसलमान के मुद्दे पर जहां भी सुई फंसती है, डोवल उस संकट को दूर करते हैं। अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर से
धारा 370 हटाई गई तो डोवल ने कश्मीर जाकर मोर्चा संभाला। फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे भड़के तो डोवल ने ही दंगा प्रभावित इलाकों में जाकर शांति बहाल कराई। अप्रैल 2020 में निजामुद्दीन मरकज में कोरोना विस्फोट हुआ तो डोवल ने मौलाना साद से बात करके मरकज की बिल्डिंग खाली कराई। आपको लगता होगा कि इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर के एयर कंडीशनड हॉल में अंग्रेजी में दिया गया भाषण क्या असर करेगा, जबकि शहर शहर गांव गांव लाउड स्पीकर लगाकर जहर उगला जा रहा है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो एनएसए अजित डोवल को एक बार फिर सुनिए। As an inclusive democracy, India has successfully managed to provide space for all its citizens, regardless of their religious, ethnic, and cultural identities. Amongst its numerous religious groups, Islam occupies a unique and significant position of pride, with India being home to the second largest Muslim population in the world. In fact, to give an idea of the scale we are talking about, Indian Muslim population is almost equal to the combined population of over 33 member states of the Organization of Islamic Cooperation. देश में और विदेश में जो लोग हिंदुस्तान को इस्लाम और मुसलमान का दुश्मन साबित करने में लगे रहते हैं, उनको डोवल ने आईना दिखा दिया। डोवल ने मोदी विरोधी नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। सच यही है कि भारत में 33 इस्लामी देशों के बराबर मुस्लिम आबादी रहती है और संविधान में सबको बराबर अधिकार दिए गए हैं। हिंदुस्तान में अभी यूसीसी का टॉपिक हॉट है। यूसीसी का डर दिखाकर मुसलमानों को फिर से भड़काया जा रहा है। ये जो ला रहे हैं, ये असल में यूसीसी लाना इनका असल मकसद नहीं है। असल मकसद इनका मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बनाना है और 2024 पर इनका निशाना है। दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद ने बैठक करके ये डिसाइड किया कि वो सभी पार्टियों के सांसदों से मिलेंगे और यूसीसी पर अपनी बात समझाएंगे। जमीयत के चीफ महमूद मदनी बीजेपी सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। महमूद मदनी कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, बीएसपी, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव, बीआरएस, सीपीआई और अन्य पार्टियों के सांसदों से मिलेंगे। मदनी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी यूसीसी पर सपोर्ट मांगेंगे। यूसीसी पर जमीयत की मुकम्मल राय क्या है, यह मदनी ने अभी खोलकर नहीं बताया। वो बस इतना कह रहे हैं कि यूसीसी मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया गया है और इसकी आड़ में पर्सनल लॉ को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले महमूद मदनी ने होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद महमूद मदनी बहुत दिनों तक चुप रहे, लेकिन यूसीसी के मुद्दे पर महमूद मदनी का रुख बदला है, क्योंकि उनके चाचा अरशद मदनी हार्ड लाइन पर चल रहे हैं। अकलियत को अपने मजहब के ऊपर चलने और जिंदा रहने का हक होगा, आप उसको कीजिए। चुनाचे दफा 25 लाई गई, सराहतन कह दिया गया कि हर अकलियत को अपने दस्तूर के ऊपर, अपने कानून के ऊपर, मजहबी कानून पर चलने और चलाने और इदारे कायम करने का हक है। हम उसी के ऊपर जिंदा हैं। का मतलब यही है कि आप हिंदुस्तान के सेकुलर दस्तूर को आग लगा रहे हैं और आप हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को ख़त्म करके आप उसको एक मजहबी मुल्क बना। ये आने वाली कौम फैसला करेगी मणिपुर में क्या हो रहा है, और आप करें तो उसके बाद देखें हम क्या होता है। मुखालफत होगी ऐसा लग रहा है। ये तो होगी, मुखालफत क्यों नहीं होगी। आप किसी के मजहब को छेड़ेंगे, मुखालफत नहीं होगी तो ये क्या होगा और क्या होगा दुनिया के अंदर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात करके उनका सपोर्ट मांगा। अब केसीआर कह रहे हैं कि तेलंगाना में वो यूसीसी को लागू नहीं होने देंगे। ओवैसी के अलायंस पार्टनर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि यूसीसी मुस्लिम विरोधी ही नहीं, हिंदू विरोधी भी है। हमारे मुल्क में सीआरपीसी हर स्टेट में अलग है। हमारे मुल्क में 2 कानून है। अगर आप देखेंगे तो नागालैंड में
सीआरपीसी का अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो ये बात कहना प्रधानमंत्री का बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री प्लुरलिज्म को पसंद नहीं करते। तो ट्राइबल का मसला है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल का नहीं है। अमित शाह अगर ये नागाज को बोल रहे हैं कि नहीं हम ट्राइबल्स को लॉ कमीशन एग्जेप्ट करेगा, तो फिर छत्तीसगढ़ के ट्राइबल का क्या होगा, तेलंगाना के ट्राइबल का क्या होगा, झारखंड के वो टेनेंसी लॉज का क्या होगा, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स का क्या होगा। तो ये भारत की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म है, उसकी डाइवर्सिटी है, जो आरएसएस और बीजेपी को पसंद नहीं आती है। मुस्लिम समुदाय के नेता यूसीसी के बारे में ऐसे बात करते हैं मानो ये कानून बन गया तो इस्लाम ही खतरे में पड़ जाएगा, मगर आम मुसलमान ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा। यूसीसी के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं की राय मोदी सरकार के फेवर में है। मुस्लिम पुरुषों की मेजॉरिटी इसके खिलाफ है, मगर सारे मुसलमान यूसीसी के अगेंस्ट नहीं है। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने सर्वे कराया तो 7% मुस्लिम पुरुषों ने यूसीसी का सपोर्ट किया। यानी अभी चुनाव हो गए तो मोदी को कम से कम 7% मुस्लिम पुरुषों के वोट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 2004 के लोकसभा चुनाव में 7% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। 2009 में 4% मुसलमानों ने बीजेपी के फेवर में वोट दिया, जबकि 2014 में 8% मुसलमानों ने बीजेपी का बटन दबाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 8% मुसलमान वोट बीजेपी को मिले। 3 तलाक पर कानून बना तो मुस्लिम महिलाओं के बीच मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ी। अब 4 शादियों की मंजूरी देने वाले पर्सनल लॉ की जगह यूसीसी आएगा तो मोदी को मुस्लिम महिलाओं का वोट पहले से ज्यादा मिलेगा। मई, जून, जुलाई में लोग पहाड़ों पर नजारे देखने जाते हैं, नदियों के किनारे कैंप करने जाते हैं। लेकिन इस बार मई, जून तो ठीक रहा, जुलाई ने जो दिखाया वो कोई सैलानी देखना नहीं चाहता। हिमाचल और उत्तराखंड में एक-एक स्पॉट पिकनिक स्पॉट है। हर शहर की अपनी नेचुरल ब्यूटी है। 50-50 कदम पर मंदिर हैं। इस बार पहाड़ों से ब्यूटी की बजाय कैलेमिटी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ चट्टाने बरसा रहे हैं, नदियां सब बहाए ले जा रही हैं। उत्तरकाशी में सड़क पर खड़ी गाड़ियों की कतार पर ऐसी चट्टानें गिरी कि वो जगह कारों का कब्रिस्तान लगने लगी। कुल्लू में एक ट्रक ऐसे डूब गया जैसे कोई तिनका हो। रास्ते के ज्यादातर ट्रांसफार्मर उखड़ गए हैं। कई शहरों में इतनी बिजली भी नहीं है कि मोबाइल चार्ज किया जा सके। कुदरत का कहर, दरकते पहाड़, डूबते शहर। मॉनसून की मनमानी, पहाड़ से मैदान तक पानी पानी। डराने लगे हैं पहाड़। हिमाचल और उत्तराखंड में हालात बेहद खराब। शहरों में जलजला, नदियों में सैलाब, इस बार आसमानी आफत बेहिसाब। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आसमानी आफत से तबाही का मंजर है। दरकते पहाड़, डूबते शहर, खिसकती जमीन, बहते पुल और टूटती सड़कें अब डराने लगी हैं। हिमाचल के मंडी, कुल्लू, मनाली, शिमला में कुदरत के रौद्र रूप से हाहाकार मचा हुआ है। अब तक 72 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार तीसरे दिन की बारिश से अब तक 4000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जल समाधि ले चुकी है। 60 से ज्यादा गाड़ियां खिलौनों की तरह सैलाब में बह चुकी हैं। 45 घर टूटकर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। 4500 से ज्यादा ट्रांसफार्मर के ठप होने से पूरा हिमाचल अंधेरे में डूब गया है। मंडी में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। एहतियातन करीब 115 मकानों को प्रशासन ने खाली करवा लिया है। 800 से ज्यादा रास्ते बंद होने के चलते गांवों से संपर्क टूट गया है। तबाही की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की हैं। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी कलेजा खौफ से भर जाएगा। जो कार सड़कों पर रफ्तार भरती हैं, वही सैलाब में बोट की तरह बहती नजर आ रही हैं।
दरअसल मनाली में बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। मनाली का पुराना गुरुद्वारा भी सैलाब की चपेट में आ गया है। गुरुद्वारे के बाहर पानी के उफान से लोग दहशत में हैं। पुल के ऊपर सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। ब्यास नदी में आए तूफान के बाद पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है। हिमाचल के ही कुल्लू में पार्वती वैली से तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पहाड़ों से अचानक तेज सैलाब आया और भूस्खलन के साथ साथ पानी का प्रचंड प्रहार देखने को मिला। कुल्लू में भी ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ने से हालात विकराल बने हुए हैं। कुल्लू के अलग अलग इलाकों में फंसे लोगों को एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कुल्लू में नेशनल हाईवे पर आवाजाही ठप है। ये तस्वीरें भी कुल्लू की हैं। यहां भारी भरकम ट्रक सैलाब में डिब्बे की तरह बह गया। तेज धार के बीच फंसा ये ट्रक सैलाब में बहकर काफी दूर चला गया। ब्यास नदी का जल स्तर कुल्लू में डेंजर जोन को पार कर गया था, जिसके बाद तबाही का मंजर सामने आया। कुल्लू में सैलाब के चलते करीब 22 लोग 8 घंटे तक फंसे रहे। कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे फंसे 6 प्रवासी मजदूरों को रेस्क्यू कर बचाया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।